मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। आप सबका स्वागत है इस वेदर बुलेटिन में। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब मानसून की विदाई के संकेत दिखाई देने लगे हैं और बहुत जल्दी पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा होने लग जाएगा। एंटी साइक्लोन बनना मतलब एंटी साइक्लोन जब भी बन जाता है तो ये संकेत होता है कि मानसून अब हटने वाला है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि आप देखिए घड़ी की दिशा में हवाएं घूमने लगती हैं और ये जो पूरी हवाएं हैं ये यानी कि आप कह सकते हैं बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान और थार डेजर्ट, यहाँ से जो शुष्क हवाएं हैं ये आना शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर कोई समुद्र या कोई बड़ा पानी का स्रोत नहीं है तो ये हवाएं शुष्क होती हैं। तो क्या होता है कि गर्मी में आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तानी हवाएं आती हैं वो गर्म होती हैं और गर्मी को बढ़ाती हैं। और अब धीरे धीरे जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा, सर्दी आएंगी, तो यहाँ जो कि ठंडक ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये रेत है और जो शुष्क इलाका है यहाँ पर तापमान जल्दी गिरते हैं। तो यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी तो ये ठंडी होंगी और ये तापमान को गिराएंगी। यानी कि गर्मियों में ये गर्म होती है और सर्दियों में काफी ज्यादा ठंडी होती है और शुष्क होती हैं, नमी क्यों कम कर देती हैं। तो मानसून विदाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि लगातार शुष्क मौसम रहे, आसमान साफ रहे और उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलती रहें, जिससे कि जो वातावरण में नमी है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। अभी फिलहाल जो एंटी साइक्लोन निचले स्तर पर बना हुआ है और धीरे धीरे जब ये ऊंचाई तक पहुंचेगा तो ऊपर के वातावरण की भी नमी को ये खत्म कर देगा और जो उमस के साथ जो गर्मी हमें महसूस हो रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। दिन में तापमान थोड़े से ज्यादा रहेंगे लेकिन सुबह और शाम की थोड़ी सी सर्दी या कह सकते हैं कि जो निप इन एयर बोलते हैं या हल्की सी जो सुहावना मौसम होता है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारा इलाका अभी फिलहाल शुष्क रहेगा और अगर हम देखें तो 17 सितंबर से मानसून विदाई लेना शुरू करता है। ये नॉर्मल डेट है। पिछले साल तक 1 सितंबर था लेकिन वो जो डेटा था 1960 से 2010 का था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो विड्रॉल लेट होना शुरू हुआ है तो 1970 से लेकर के 2021 तक का जो डेटा है यानी 10 साल पीछे के हटा दिए जाते हैं, आगे के जोड़ दिए जाते हैं, उसका एवरेज निकाला जाता है। तो 17 सितंबर है। पिछले साल 6 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू हुई थी। इस बार 3-4 दिनों की देरी दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें तो जो 17 सितंबर के आसपास क्या होता है कि मानसून यहां से हटना शुरू होता है इस जगह से, और उसके बाद जो 25 सितंबर है तो वहां से क्या होता है कि जम्मू वगैरह को, पंजाब, ये सारे इलाके को लेता हुआ और दिल्ली के आसपास से होता हुआ यहां से आगे चला जाता है। यानी 25 सितंबर को यहां से निकल जाता है। तो 17 से थोड़ा सा 3-4 दिन की देरी है। तो यहां पर भी हो सकता है कि 28-29 के आसपास मानसून दिल्ली से विदाई ले जाए और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाके भी उस समय यहां से मानसून हटना शुरू हो सकता है। तो अब अगर हम देखें कि वेदर कैसा रहने वाला है इन सारे इलाकों में, तो जैसे मैंने बताया कि आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इस इलाके में अब मानसून की विदाई के संकेत दिखाई देने लगे हैं। तो यहां पर बारिश की गतिविधियां अब नहीं होंगी और बहुत कम चांस है, क्योंकि जब ये मानसून हट जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आना शुरू हो जाता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो अक्टूबर से आना शुरू होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अक्टूबर से लेकर के ये फरवरी मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ जब आते हैं तो वो पहाड़ों पर अवरुद्ध होते हैं और यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल देना शुरू करते हैं और उनका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कभी कभी राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक दिखाई देता है। तो उसमें अभी समय है। जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नवंबर दिसंबर में शुरू होते हैं, लेकिन अक्टूबर के भी एंड में जाकर के या तीसरे सप्ताह में जाकर के जो सर्दियों की बारिश होती है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बारिश होती है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें अभी समय है और 15 अक्टूबर तक मानसून पूरे भारत से विदा हो जाता है, यानी कि इस सारे इलाके से, और फिर उसके बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून का सेट इन हो जाता है। तो ये सारे इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। अगर ये लो प्रेशर एरिया की अगर बात करते हैं तो ये जो लो प्रेशर एरिया बना है अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा और इस तरह से रिकर्व होगा। यानी पहले जो लो प्रेशर एरिया थे वो लगातार पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे थे और ये गुजरात और राजस्थान को कवर करते हुए बलूचिस्तान तक जा रहे थे और कभी कभी सिंध में भी बहुत भारी बारिश दे रहे थे। तो अब क्या होगा कि पहले क्या था कि हवाएं पश्चिमी नहीं थी, पूरी उत्तरी हवाएं यहां तक जा रही थी, पूर्वी हवाएं जा रही थी, जिससे कि ये आगे तक जा पा रहा था। लेकिन जब एंटी साइक्लोन बन जाता है तो काफी ऊंचाई तक जब पश्चिमी हवाएं आती हैं तो ये स्ट्रांग हो जाती है, यानी सशक्त हो जाती है। तो इस वेदर सिस्टम को ये रोकना शुरू कर देती है। तो ये पहला वेदर सिस्टम आपने देखा था कि वो जो था, यानी कि जो डिप्रेशन बना था वो यहां से होता हुआ और ये एक मिनट, यहां से होता हुआ
और इधर से इसने टर्न लिया था ऐसे। तो अब क्योंकि ये हवाएं तब इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अब ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं ये यहीं से मुड़ जाएगा, यहां से ही मुड़ जाएगा, यानी कि और भी पहले टर्न ले जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई बनता है, वैसे बनने के चांस नहीं है, तो वो और पहले, यानी कि ये केवल पूर्वी भारत को ही इंपैक्ट करेगा। तो अब ये जो लो प्रेशर एरिया है इसका प्रभाव अगर हम कहें तो अब आपको केवल ये उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके, विदर्भ और मराठवाड़ा, यानी इतने इलाकों को ही ये इंपैक्ट करेगा। और 25-26 तारीख के आसपास हो सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बौछारें दिल्ली तक भी पहुंच जाए, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और उसी तरह से जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पर भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। जो वेदर एक्टिविटी होगी वो लखनऊ, कानपुर से लेकर के प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, बलिया यहां तक ही देखने को मिलेगी। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पर बारिश की गतिविधि जारी रहेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग शुष्क रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में और बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना के उत्तरी भागों में भी बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक रह सकती हैं। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 24-25 तारीख को जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के कई इलाकों में तेज हो जाएंगी। हालांकि मूसलाधार बारिश नहीं होगी, पर 50, 60, 70 मिलीमीटर की बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। तो ये आगामी फसलों के लिए पानी काफी अच्छा रहेगा। और जो अभी हमने देखा था कि जो बहुत ज्यादा बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी गोरखपुर में, लखनऊ में और पटना वगैरह, यहाँ पर जो पानी भर गया था और बदकिस्मती से कुछ लोगों की जान गई थी, तो उस तरह का एपिसोड तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बारिश अच्छी होगी, मौसम सुहावना इस इलाके में बना रहेगा। मानसून यहाँ से हटने में अभी समय है। और बाकी इलाके जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान ये शुष्क रहेंगे। अब धीरे धीरे जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र है, यानी पूरा मध्य महाराष्ट्र और कोकण एंड गोवा, मुंबई सहित पुणे, दहानू, पुणे और मुंबई, थाने, दहानू, जलगांव, मालेगांव, नासिक, ये सारे इलाके अब लगभग शुष्क हो जाएंगे। यहाँ पर भी बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और अगर हम और ज्यादा नीचे चलते हैं, यानी दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो तेलंगाना के कुछ इलाके तो बारिश देखेंगे अगले 2 दिनों के दौरान, लेकिन उसके बाद तेलंगाना का मौसम साफ हो जाएगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के, यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश को छोड़कर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, ये सारे इलाके बहुत हल्की बारिश देखेंगे। यहाँ पर बारिश ना के बराबर होगी, यानी कि मानसून एक तरह से खत्म सा ही हो रहा है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में अगले 1-2 दिनों के दौरान तेज बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। उत्तरी जो द्वीप है, पोर्ट ब्लेयर और उसके ऊपर जो द्वीप है वहां पर तेज बारिश हो सकती है। बाकी इलाके यहाँ के भी शुष्क रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इसका जो असर है वो मध्य भारत के कुछ इलाके और पूर्वी भारत में ही देखने को मिलेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।